नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम के केमिस्ट्री अड्डा पर। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर बात करेंगे। ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें पहले हम लोग चैप्टर की बात कर लेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स की, बायोकेमिस्ट्री के पहले चैप्टर कार्बोहाइड्रेट की। चलिए फटाफट से सब लोग जुड़ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, खासकर उन सभी के लिए। इसके अलावा भी किसी भी परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं जिसमें आपका टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाले हैं। चलिए ठीक है, जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। निम्न में वह है जो एक मोनोसैकेराइड श्रेणी का पहला सदस्य है। मोनो माने एक होता है और सैकेराइड यानी कि शर्कराएं होती हैं। तो ये मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ये क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मोनोसैकेराइड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको वर्गीकृत किया गया है शुगर और नॉन शुगर दो फॉर्म में, शुगर और नॉन शुगर। यानी आप इसी नॉन शुगर को ही आप पॉलीसैकेराइड्स कह सकते हैं। तो शुगर को आप फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। शुगर में आप कह सकते हैं कि यह मोनोसैकेराइड प्रकार की शर्कराएं और दूसरी ओलिगोसैकेराइड शर्कराएं हैं। अब इन्होंने यही पूछा है कि मोनोसैकेराइड शर्कराएं जो है पहला सदस्य क्या है मोनोसैकेराइड का। तो हमें यह जानना जरूरी है कि मोनोसैकेराइड किसको कहते हैं। तो ऐसी कोई भी शर्करा जिसको हाइड्रोलाइज ना किया जा सके, जिसको जलवटित ना किया जा सके, ऐसी शर्करा को आप मोनोसैकेराइड कहेंगे। बाकी क्या आप सभी लोग पढ़ के आए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिकल डेफिनेशन क्या की? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी सिंपली आप उसको CxH2O के बाई से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है, लेकिन ये पुरानी परिभाषा थी क्योंकि कई ऐसे अणु थे जो इस जनरल फार्मूलों को फॉलो करते थे, कार्बोहाइड्रेट थे। कुछ थे जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो इस तरीके से एक नई डेफिनेशन निकल कर आती है। उस डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, हिंदी में कहते हैं प्रकाश सक्रिय यौगिक। आप सब कंडीशन जानते होंगे। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो और क्या हो? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को आप ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को आप कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। क्या डेफिनेशन निकल के आई? कि बहुत से OH ग्रुप जुड़े हों किसी एल्डिहाइड पर या किसी कीटोन पर। पॉली माने बहुत से, मैनी, हाइड्रोक्सी माने OH। जिस ग्रुप के पास, जिस यौगिक के पास CHO हो या CO हो, उसके साथ कई OH जुड़े हों और शर्त यह है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सर हम लोग दो शर्तें पढ़ते हैं कि किसी भी कार्बन परमाणु को कायरल होना चाहिए, यानी कि वो डिफरेंट टाइप की चार अलग अलग वैलेंसीज से वो कार्बन संतुष्ट हो रहा हो, उसको एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये शर्त है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। और उसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी शर्त है। तो उन्होंने पूछा है कि मोनोसैकेराइड श्रेणी का पहला सदस्य है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सर पहले एग्जांपल पर चलते हैं। कीटोन भी हमें दिख रहा है, OH भी एक से ज़्यादा है, ये हो सकता है, लेकिन एक शर्त और थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के आगे एक शब्द लगा था ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कायरल होना चाहिए। इस कार्बन के दोनों तरफ समान समूह जुड़े हुए हैं तो ये नहीं होगा। अब इस पर चलते हैं। CH2OH लिखा है, C के साथ एक H और OH CHO। तो इस कार्बन को आप ऐसे लिख सकते हैं
इस C के साथ इधर जुड़ा हुआ है आपका CH2OH, इस C के साथ एक जुड़ा हुआ है H, एक जुड़ा हुआ है OH, एक जुड़ा हुआ है CHO। यानी हमें वो कंडीशन मिल गई, एक ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग वैलेंसीज से सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और इसमें OH है, OH है, एक से ज़्यादा OH है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो गया और इधर एल्डिहाइड भी लगा है। तीनों शर्त पूरी हो गई। तो आप इसको बहुत सिंपली वे में आप ये लिख सकते हैं कि यह आपका CHO है, नीचे CH के साथ OH है और नीचे CH2OH है। इसको ग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड। यह पहला सदस्य है, यानी कि सेकंड आंसर जो है वह मोनोसैकेराइड श्रेणी का पहला सदस्य है। और वो सदस्य क्या है सर? जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। हम उम्मीद है कि सब लोगों को क्लियर होगा अपना आंसर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन करिएगा, गलत होता है हम आपको सुधार करवाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड्स की अधिकतम कितनी इकाइयां उपस्थित रहती हैं। तो समझ लें कि ओलिगोसैकेराइड किसको कहा जाता है? ऐसी शर्कराएं जो जल अपघटन होने पर मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयां देता हो, उसको आप ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ये शुगर की 2 जो ब्रांचेस थी, हमने आपको बताया था, पहला मोनोसैकेराइड और दूसरा ओलिगोसैकेराइड। यह पार्ट जो है वो ओलिगोसैकेराइड है। यह क्या था? कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, जिसको जल अपघटित नहीं किया जा सकता वो मोनोसैकेराइड्स हैं। और जिनको जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 इकाइयां तक अगर बनती हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। तो इस सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ओलिगोसैकेराइड्स आंसर आपका सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा रिवाइज करके आए होंगे, हमने आपको बोला था कि अगर आप पढ़ के आए हैं उस चीज़ को तो बहुत आसान होगा समझना। अगला क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। निम्न के अनुसार मोनोसैकेराइड को वर्गीकृत कर सकते हैं किसी भी अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। एल्डिहाइड और कीटोन समूह रखते हों, ऐसे हो गए। वे ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ विन्यासी संबंध रखते हों। मोनोसैकेराइड्स के ये तीनों ही पार्ट हो सकते हैं, यानी कि कार्बन की संख्या के आधार पर भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 कार्बन हैं तो उस सैकेराइड को आप ट्राईओज कहेंगे। ओज शब्द जो है शुगर या शर्करा के लिए लगाया जाता है, तो 3 कार्बन के लिए ट्राईओज लगाते हैं। टेट्राओज लगाएंगे, पेंटोज लगाएंगे, हेक्सोज लगाएंगे, यह नाम हो जाएंगे। इन्होंने कहा यद्यपि वो एल्डिहाइड और कीटोन समूह रखते हैं, अगर यह 3 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो इसको क्या कहोगे? एल्डो। एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राईओज। 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, एल्डो ट्राईओज कह देंगे। और अगर यही कीटोन होता तो कीटो ट्राईओज इसको नाम देते, कीटो ट्राईओज, एल्डो ट्राईओज। इस तरीके से इनको आप वर्गीकृत करेंगे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन समूह भी रखते हैं, और डी और एल विन्यास होते हैं, यानी कि पहला सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है वो सैकेराइड जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड है। इसलिए क्या आंसर सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छे, आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सब लोग डी पर जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच इज मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड है, कौन सा एग्जाम्पल है जो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है? सुक्रोज है, माल्टोज है, गैलेक्टोज है या सेलुलोज है? कौन सा ऐसा है जो मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जनता जा रही है सी ऑप्शन की तरफ। ये गैलेक्टोज है। माल्टोज, सुक्रोज, ये दोनों जो हैं वो डाईसैकेराइड हैं, और सेलुलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसैकेराइड? कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? राइबोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुक्रोज जो है वो एक डाईसैकेराइड है। जब आप इसको जल अपघटित करते हैं तो यह सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में
टूट जाता है, तो यह क्या है, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। जिसका नहीं होता है वो सेकेंडरी है, तो इसका हो जाता है राइबोस जो है मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, और सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सभी मोनोसेक्राइड समान ओसाजोन देते हैं के अलावा। ओसाजोन क्या है, ग्लूकोसाजोन, C6H5NH NH2 फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ओसाजोन है। वह कौन सा है जो ग्लूकोसाजोन कौन सा ऐसा है जो ओसाजोन नहीं बनाता है, एक को छोड़ के। तो ग्लूकोज का ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोजाजोन, मेनोज का भी बनता है, गैलेक्टोज का नहीं बनता है। अभी आपको बताएंगे कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो हैं वो आपस में किस तरीके का रिलेशन रखते हैं। आप लोग अगर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने, चलिए मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। ये क्या है, ये क्या है, ये एपीमर है। क्या होता है सर एपीमर, क्या होता है कि ऐसे दो कंपाउंड्स या डाइस्टीरियोमर्स कह सकते हैं, डाइस्टीरियोमर जिनमें किसी एक कार्बन के रेस्पेक्ट में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, बाकी का सभी सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। और इसमें क्या है कि इन दोनों के यानी कि गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में अगर आप बात करें तो ये C2 एपीमर है, यानी कि चौथे कार्बन पर विन्यास अलग होता है। ये दोनों में एपीमर का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर कौन सा अलग है, गैलेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज स्वीटर देन सुक्रोज। निम्नलिखित में वह जो सुक्रोज से भी मीठा शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है, तो सुक्रोज से भी मीठी शर्करा जो है वह फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज जो है पके फलों की शर्करा है। ठीक है, किसकी है, पके फलों से तेज खुशबू आने लगती है, आप सभी ने देखा होगा। वही पके फलों की जो शर्करा है सुक्रोज से भी मीठी है। कॉमन टेबल शुगर, आपकी जो टेबल पर शक्कर रखी जाती है वो शक्कर आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए बताइए वो क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज है जो सामान्य शर्करा के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी की तुलना में सैकरीन की मिठास, ये सैकरीन क्या चीज़ है, कृत्रिम मिष्ट कारक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, शक्कर से कितने गुना ज़्यादा मीठा होता है, यह आप लोग कमेंट करेंगे। कितना गुना ज़्यादा मीठा होता है, 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए तो कोई भी चीज़ जो है मीठी लगने के अलावा वो कड़वी लगने लगेगी, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासीफाइड। ग्लूकोज क्या है सर, ग्लूकोज C6H12O6 है। तो क्या हो गया, एक हेक्सोज है। ओलिगोसैकराइड है। ओलिगोसैकराइड क्या होता है, जो जल बटन पर 2 से 10 शर्कराएं तक दे। लेकिन उन्होंने पूछा कि ग्लूकोज को निम्न के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। किस में वर्गीकृत नहीं कर सकते, तो भाई इसको ओलिगोसैकराइड नहीं कहा जा सकता है। एल्डोज है, हाँ सर CHO ग्रुप जुड़ा होता है। मोनोसैकराइड है, जी सर बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही सही है, नहीं किया जा सकता है। तो क्या नहीं किया जा सकता है, वर्गीकृत नहीं कर सकते इसको ओलिगोसैकराइड के रूप में, यानी कि इसको जलावटित नहीं कर सकते। इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा, आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कुछ लोग इसमें आंसर इधर उधर कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही होगा, बी सही होगा, बी पे चलिए चलिए। द प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड, रक्त की मुख्य शर्करा है। रक्त की मुख्य शर्करा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या गैलेक्टोज है। आप सभी जानते हैं ब्लड की मुख्य शर्करा क्या है, ब्लड की मुख्य शर्करा क्या है सर, ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोमीटर से मापा भी जाता है, ग्लूकोमीटर से क्या है, ग्लूकोज। निम्नलिखित में ग्लूकोज के लिए असत्य कथन है। ग्लूकोज के लिए फिर से पूछा कौन सा गलत है, क्वेश्चन रिपीट है। यह एक अपचाई शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। जो देखो बच्चों, जो टॉलिन अभिकर्मक को
और फेलिंग को, इन दोनों को अपचेत कर दे, ऐसी शर्करा को अपचायी शर्करा कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए, दूसरा बोला यह डाइसैकेराइड शर्करा है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, पायरेनोज फॉर्म में पाई जाती है। पॉली एल्कोहल है सर, 4 बार 5 बार OH पाया जाता है। पॉली एल्कोहल भी है, पायरेनोज स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही है। आपको एनोमर पढ़ाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे पायरेनोज शर्करा किसको कहा जाता है। रिड्यूसिंग भी है, क्यों? यह टॉलिन और फेलिंग को भी अपचेत कर देती है। तो यह डाइसैकेराइड नहीं है। रिपीट आंसर, रिपीट क्वेश्चन 12, आंसर सेकंड सही हो जाएगा। द शुगर दैट यील्ड ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। यह परीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोलाइसिस से। वह शर्करा जो जलवटन पर केवल ग्लूकोज देती है। कौन सी ऐसी शर्करा है जो केवल ग्लूकोज देती है? आप लोग बताएंगे, केवल ग्लूकोज देने वाली शर्करा कौन सी है? किससे किससे केवल ग्लूकोज आएगा, बताइए भाई। सबसे पहला है आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज को जब आप अपघटित करते हैं तो क्या बनता है? एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। चलिए, सुक्रोज क्या बनाती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बिल्कुल सही, फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। चलिए, माल्टोज, माल्टोज शर्करा यही है सर, वो यही है जो ग्लूकोज की 2 इंटू ग्लूकोज क्या करता है? यह 2 ग्लूकोज की शर्करा। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड है सर, जल अपघटित होगी ही नहीं। यह लिखते चलिए क्वेश्चन साथ में। क्या है? लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और माल्टोज, माल्टोज किस में टूटता है? 2 ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर में। कौन सी ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होती है? C1C4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होती है इनके अंदर। यह आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जो केवल ग्लूकोज का देता है सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि वह अभिकर्मक जिसे एल्डोज व कीटोज में विभेदित करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो एल्डोज में यानी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोज जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसको हम ग्लूकोज, इसको हम फ्रक्टोज मान लें तो दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि फेलिंग को भी रिड्यूस करते हैं, टॉलिन को भी करते हैं। तो इससे आप विभेदित नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट देंगे। तो ब्रोमीन वाटर जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उससे एल्डिहाइड वाले ग्रुप को तो आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन जो कीटोज है वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप ब्रोमीन वाटर से आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं? आप रिड्यूस कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि विभेदित कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रिड्यूसिंग शुगर इज। एक अपचायी शर्करा है। अपचायी शर्करा क्या है? जो फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करे, या कुछ कैलोरी मान रखते हो, या यह फेलिंग के साथ क्रिया नहीं करते हो, यह एक हमेशा कीटोन होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? जो टॉलिन और फेलिंग टेस्ट दें तो वह क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि फेलिंग टेस्ट देते हो। तो इन सभी को क्या कह दोगे आप? रिड्यूसिंग शुगर, अपचायी शर्करा। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। कुछ कैलोरी मान रखते हैं, यहाँ कैलोरी वाली तो कोई बात थी ही नहीं। हमेशा कीटोन नहीं होती क्योंकि एल्डिहाइड भी होती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह यौगिक जो टॉलिन अपकर्मक को अपचेत करता है। टॉलिन फेलिंग को कौन करती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जांपल हमने आपको क्या बताया कि जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सभी रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो क्या है? आपकी मोनोसैकेराइड है, जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये डाइसैकेराइड है, इसमें ये मीथेनॉल है,
इसमें कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये COOH है। बिल्कुल 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 सही। निम्नलिखित में वह यौगिक जो टॉलिन अपकर्मक को अपचेद करता है क्या है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कार्बोहाइड्रेट जो अपचायी शर्करा नहीं है, यानी कि नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसैकराइड्स तो हैं, सभी करती हैं, यानी कि ग्लूकोज भी करती है, फ्रक्टोज भी करती है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। कौन सी ऐसी है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? क्या बताया था? डाइसैकेराइड में सुक्रोज जो है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग। डाइसैकेराइड में देखिए मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड, ये सभी क्या है? ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। कुछ नहीं करना, एकदम पहचान है। अब इसमें एक ही एग्जांपल दिया था, बाकी के अच्छा ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, आपने जान लिए दोनों रिड्यूसिंग है, बोले नहीं है तो सुक्रोज है या लैक्टोज है। तो इसके अलावा और रिड्यूसिंग शुगर में कौन आती है? तो रिड्यूसिंग शुगर में दो ऐसी शुगर है जो है तो डाइसैकेराइड लेकिन रिड्यूसिंग शुगर है, तो माल्टोज और लैक्टोज। लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये पॉइंट आप क्लियर करिए, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा? बी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह एक जो रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायी शर्करा है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, फ्रक्टोज है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या बताई थी? सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में वह एक जो अनअपचायी शर्करा है, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी ऐसी है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? अभी बताया था आपको, डाइसैकेराइड में सुक्रोज एक ऐसी है जो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैकेराइड है और नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कार्बोहाइड्रेट जो बेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर CU2O का लाल अपक्षेप नहीं देता है। तो CuO है, ये हुआ आपका बेनेडिक्ट। इसके साथ कराया जाए तो CuO में लाल अपक्षेप नहीं देता है, मतलब वो रिड्यूस नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो नॉन रिड्यूसिंग शर्करा कुल मिला के पूछी है, तो नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ जाएगा आपका? सुक्रोज। ये क्या हो गई? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए। चलिए, मोनोसैकेराइड में अपचायक गुण निम्न के कारण है। मोनोसैकेराइड सभी रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर CHO ग्रुप के कारण है, OH ग्रुप के कारण है, एसिटल के ग्रुप के कारण है, या एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण है। यह आंसर है। अब CHO ग्रुप की तो रिड्यूसिंग होती हैं, सही बात है, कीटो की भी होती हैं, सही बात है, लेकिन केवल CHO हो नहीं, केवल कीटो हो ये भी नहीं हो सकता। एसिटल ग्रुप के कारण केवल एसिटल ग्रुप प्रेजेंट हो नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अब आखिरी ऑप्शन बचता है एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है कि जब आप कोई भी रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से पढ़ेंगे, चाहे ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का, तो उसके पास साइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। क्लियर है सब लोगों को? रिंग में ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन को एनोमेरिक कहा जाता है, और उसके पास जो OH प्रेजेंट है इसको एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता
इसी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही। मोनोसैकेराइड में अपचायक गुण निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होता है। चलिए, स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड है। फटाफट आप लोग आंसर लिखिए। स्टार्च से, तो स्टार्च का फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार। स्टार्च का फॉर्मूला लिख दीजिए, C6H10O5। इसका क्या लगा दिया? होल एन। C6H10O5 का होल एन। ये क्या हो गया आपका? स्टार्च हो, स्टार्च। इसका क्या करा दिया? जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन करा दिया, H पॉजिटिव और H2। क्या बनाया सर? ये H2 इसके साथ जुड़ जाएगा, इसी के साथ जब जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? C6 है, H2 और जुड़ गए, क्या बनाया? 12। ये क्या बनाया? एक और। तो सर क्या बनाया ये? अगर NH2 जोड़ दिए जाए और N के साथ लिखे तो N इंटू क्या लिख जाएगा? C6H12O6। क्या बनाता है? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्या बनाएगा? डी ग्लूकोज। चलिए ठीक है, याद कर लीजिए। स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड है, क्या है सर? डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, वह शर्करा जो जल अपघटन पर केवल ग्लूकोज देती है, केवल ग्लूकोज देती है, बताया था। लैक्टोज क्या देती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या देती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज क्या देती है? जल्दी जल्दी लिखिए, ऑप्शन में लिखिए फटाफट। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज देती है। माल्टोज क्या देती है? सॉरी, लैक्टोज जो है बेटा, यही लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज देती है, सही है। ग्लूकोज फ्रक्टोज देती है, सही है, यह नहीं टूटता है। और माल्टोज क्या देता है? माल्टोज ही देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। रिपीट है क्वेश्चन, एक बार करवा चुके हैं, वही आंसर होगा। माल्टोज है अपना आंसर, सही क्या हो जाएगा? माल्टोज। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने पूछा है ग्लूकोज का सर्वाधिक स्थायी, ग्लूकोज का सर्वाधिक स्थायी समावयवी है। यानी कि यह ग्लूकोज जो है बेटा दो फॉर्म में पाया जाता है, एक आपका अल्फा हो गया, एक आपका बीटा। चलिए बता देते हैं, सुन लीजिए भाई। दो आइसोमर, इस तरीके से दो आइसोमर बने हो, ठीक है। एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। इसके पास देखिए C6H12O6 होता है, यह आपका हो गया CH2OH। अब एनोमेरिक पे आ जाए। एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे, OH नीचे, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर, बाकी को H से बैलेंस कर दीजिए, H से बैलेंस कर दीजिए। यह आपका क्या हो गया? यह नीचे है। ट्रिक बताई थी याद करने की, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हो इस एनोमेरिक कार्बन पर, नीचे OH प्रेजेंट है, नीचे OH है, बिलो है, नीचे है, बिलो है, फिर उसके बाद एबव है, फिर उसके बाद इसमें यह नीचे था, इसमें नीचे था बेटा, तो ये H हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया? बिलो है, बिलो है, एबव है, बिलो है, BB AB। यह फॉर्म क्या हो जाता है आपका? अल्फा। इसके बाद AB हो, एबव, बिलो, फिर एबव, फिर बिलो। अब देखिए इन दोनों में क्या हो गया? यह नीचे प्रेजेंट है, इसमें ऊपर है, बाकी का बिल्कुल सेम है। यही फर्क है इन दोनों में, स्ट्रक्चर सेम है। कहाँ फर्क है? एनोमेरिक कार्बन पर। यह अल्फा है, यह आपका बीटा है। इन्होंने पूछा है कि सर्वाधिक स्थायी कौन सी है, तो याद कर लीजिए
स्टेबल बीटा फॉर्म आपकी जो है, जिसमें आपका एबव बिलो इस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यह वाला फॉर्म ग्लूकोज का सर्वाधिक स्थायी रूप है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया? एक बार लिख दीजिए, फटाफट ऐस कर दीजिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ स्मॉल n CnH2O n द मोनोसैकेराइड वेरीज फ्रॉम मोनोसैकेराइड के लिए CnH2n में n का मान बदलता है। मोनोसैकेराइड में देखिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन को ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, तो 10 कार्बन का होता है डेकोज। तो 3 से लेके कहाँ तक जाती है? 10 तक जाती है। मोनोसैकेराइड में n की वैल्यू कहाँ तक जाती है? 3 से लेके 10 तक जाती है। चलिए, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की संख्या बदलती है। क्या है डेफिनेशन ओलिगोसैकेराइड की? ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस पर, क्या लिखेंगे? ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयाँ देते हो। कितनी? 2 से 10 तक। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, 2 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 27, यौगिकों का वह युग्म जो टॉलिन अपकर्मक पर धनात्मक परीक्षण देता है, यानी कि टॉलिन रिएजेंट से रिड्यूस कराया जा सके। तो आप जानते हैं एल्डोज और हेक्सोज में दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। कौन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यह क्या देती है? पॉजिटिव टेस्ट देती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज देता है, सुक्रोज नहीं देता है। इसमें फ्रक्टोज देता है, सुक्रोज टॉलिन रिएजेंट में नहीं देता है। पेंटेनल देगा लेकिन एसीटोफिनोन नहीं देता है। तो आंसर क्या सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 27 का सी लगाइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट? निम्नलिखित में वह पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में किसको नहीं गिनते? शुगर, सभी शर्कराएं इसी में आती हैं। स्टार्च पॉलीहाइड्रोक्सी में आता है, सेलुलोज पॉलीहाइड्रोक्सी में आता है, ग्लिसरॉल CH2OH यह होता है। और आप जाएंगे तो ये और ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा, तो यह कायरल नहीं होगा। ग्लिसरैल्डिहाइड होता तो ग्रुप बदल जाता। यह जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ये ग्लिसरॉल नहीं, ये ग्लिसरॉल जो है कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आएगा। ग्लिसरॉल, इसी को ग्लिसरीन कहते हैं व्यापारिक भाषा में। चलिए, निम्नलिखित में वह पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है, फटाफट आंसर करेंगे। ग्लाइकोजन, इंसुलिन, साइटोसिन, ग्लिसरॉल जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। ग्लिसरॉल तो अभी बताया था नहीं आता है। इंसुलिन हार्मोन, साइटोसिन न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। क्या आंसर हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। चलिए, शक्कर में शुगर की आपेक्षिक मिठास को किस शर्करा के सापेक्ष मापा जाता है? कैसे मापते हैं कि यह शर्करा कितनी मीठी है, कितने गुना ज़्यादा मीठी है? किससे मापते हैं? सुक्रोज के सापेक्ष मापते हैं। अभी मापा था कि सुक्रोज से भी मीठी शर्करा है। क्या लिखा था? सुक्रोज से भी मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज किसकी शर्करा है? पके फलों की शर्करा है। ग्लूकोज किसकी शर्करा है?
अंगूर के रस की शर्करा है, तो यहाँ किसके सापेक्ष मापेंगे? ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में मापेंगे, मीठा है कितना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट लिखिए कमेंट में। डी आंसर सही हो जाएगा, सुक्रोज। ग्लूकोज अणु में असम्मित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर हैं? असम्मित कार्बन क्या होता है? CHOH, C के साथ OH, C के साथ OH, OH, फिर नीचे क्या लगाओगे? C के साथ OH, फिर क्या लगाओगे? OH, नीचे क्या लगाओगे? CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा H, जो बना दीजिए। असम्मित कार्बन 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 असम्मित कार्बन परमाणु संख्या। स्ट्रक्चर बनाइए, आंसर पाइए। क्या है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता है, मतलब कौन से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? ये क्या है? करता है। क्या करता है? ग्लूकोज करता है, मेनोज करेगा, माल्टोज करेगा। कौन सा नहीं करेगा फेलिंग से? फेलिंग से कौन नहीं करेगा? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या बताया था? किसको छोड़ दो? लैक्टोज और माल्टोज को छोड़ दो, बाकी का बचा क्या? सुक्रोज। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 33 मोनोसैकेराइड्स आर, क्या है? मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड होते हैं। हाँ, सही बात है। कीटोन होते हैं, ये भी बात सही है। नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, यही बात सही है, क्योंकि मोनोसैकेराइड में केवल कीटोन भी हो सकते हैं, केवल एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सभी एल्डिहाइड मोनोसैकेराइड है, केवल सभी कीटोन नहीं। नॉन हाइड्रोलाइजेबल, जिनका जल अपघटन ना किया जा सके, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होता है। क्या इसका होता है? माल्टोज कैसी शर्करा है? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। क्या बताया था? माल्टोज डाइसैकेराइड शर्करा है, जल अपघटन होता है? होता है सर। क्या देता है जल अपघटन पर? 2 ग्लूकोज की शर्कराएं देता है, 2 यूनिट देता है। डाइसैकेराइड है, 2 से 10 तक देता है। आंसर क्या सही हो जाएगा? 33 का सी, 33 का सी, 33 का सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? बताइए भाई। सुक्रोज के जल अपघटन को क्या कहते हैं? सर, इन्वर्जन कहा जाता है, प्रतीपन, प्रतीप शर्करा भी इसको कहते हैं। ये क्या है? साबुनीकरण। ये क्या है? जलयोजन। तो शर्करा का जल अपघटन जो है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्यों कहलाता है? देखिए, सुक्रोज क्या है? C12H22O11 प्लस क्या करा दिया आपने? H3O पॉजिटिव, अम्लीय जल अपघटन करा दिया। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। C6H12O6 इन दोनों का हो गया। अगर आप जाते हैं थीटा पे, ये थीटा क्या है? कौन सा एंगल है? कौन सा कोण पढ़ते हैं बताइए भाई, लिखिए फटाफट। थीटा क्या है? प्लस का 66.4 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन थीटा इक्वल टू 66.4। अब इनकी बात करें तो ग्लूकोज के लिए क्या आता है? थीटा। ग्लूकोज के लिए थीटा 52.4, और फ्रक्टोज के लिए बात करें तो कितना? माइनस का 92.4।
क्या हो जाता है सर, प्लस से माइनस हो जाता है। अगर इन दोनों को अगर जोड़े तो कितना डिफरेंस आता है, लगभग लगभग -40 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन डी से एल हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन। चलिए फिर उन्होंने पूछ लिया प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाँ कह सकते हैं सर, डी फॉर्म एल फॉर्म 50%, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग। इक्विमोलर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, इन्वर्ट शुगर हो जाएगा। इसी के जल अपघटन से प्राप्त होती है। आंसर क्या लगा दीजिए, आंसर लगा दीजिए बी सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है, क्या बताया था, नेचुरल शुगर, पके फलों की शर्करा, पके फलों की शर्करा क्या है, फ्रक्टोज है। शुगर से भी मीठी शर्करा है, नेचुरल है, पके फलों की शर्करा फ्रक्टोज है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गन्ने की शर्करा है, कैन शुगर इज पॉलीसैकराइड नहीं, मोनोसैकराइड नहीं, कैन शुगर डाइसैकराइड है। हाँ सही बात है, ये क्या है, डाइसैकेराइड। लगाइए लगाइए फटाफट, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में वह जो टॉलिन अपकर्मक को अपचेत करता है, टॉलिन अपकर्मक को अपचेत करता है यानी कि रिड्यूसिंग शुगर। क्या पूछा है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर बता दीजिए क्या बताया था, ऑल मोनोसैकराइड शुगर्स आर रिड्यूसिंग शुगर। और इसके अलावा दो और बताई थी जो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करती है, कौन कौन, डाइसैकराइड में लैक्टोज और माल्टोज, ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। उन्होंने पूछा को अपचेत करता है, कैन शुगर सर डाइसैकराइड है, स्टार्च पॉलीसैकराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकराइड है। जनता ऑल ऑफ दीज देख के चली गई होगी डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, क्या होगा, सी सही होगा, ग्लूकोज 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 क्या है, मोनोसैकराइड है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टार्च के जल अपघटन पर प्राप्त अंतिम उत्पाद है, स्टार्च अभी बताया था C6H10O5 का होल एन क्या करते हैं, जल अपघटित करा दिया। लिखो लिखो भाई, जल अपघटित कराते हैं C6H12O6, C6H12O6 किसमें चेंज हो जाता है, आप समझ गए होंगे। क्या बताया था, डी ग्लूकोज में। किसमें, डी ग्लूकोज में। फ्रक्टोज नहीं होगा, फ्रक्टोज नहीं होगा, क्या सही होगा, ग्लूकोज 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 में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्च इज मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक एग्जाम्पल है पॉलीसैकराइड का। किसका, पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। लिखिए लिखिए सब लोग, क्या है, एक पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में बाकी के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार रहिए, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। आप सभी लोग जुड़िए क्लास में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बाय।